नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ अनोखे ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में। आप इसको फैक्ट्स भी कह सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और ऐसे ही ज्योतिष के बारे में जानकारी रखना पसंद करते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको कृपया ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला फैक्ट जो है वो ये है कि कोई भी डेबिलिटेड प्लेनेट यानी कि कोई भी नीच का ग्रह, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई भी नीच का ग्रह है, अगर वो ग्रह तीसरे घर में, छठे घर में, अष्टम घर में या फिर 12वें घर में अगर नीच का ग्रह बैठ जाए तो फिर वो ग्रह आपके लिए योग कारक कहलाएगा। सबसे पहला फैक्ट क्लियर कर लीजिए। अगर कोई भी ग्रह तीसरे घर में, छठे घर में, अष्टम घर में, अगर 12वें घर में अगर नीच का हो जाए तो, अगर नीच का होकर के वहां पर बैठ जाए तो वो पर्टिकुलर ग्रह आपके लिए योग कारक कहलाएगा। हाँ, बस कंडीशन इतना है कि वो ग्रह वहां पर अकेला बैठना चाहिए। लगभग आप में से ये सभी लोग जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट अगर 11वें घर में बैठ जाए यानी कि अगर 11th हाउस में बैठ जाए तो वो ग्रह आपके लिए बेनिफिक ही होता है। लेकिन कई लोगों का ये धारणा ये होती है कि अगर कोई ग्रह नीच का होकर के अगर 11वें घर में बैठ जाए तो उसका क्या। देखिए, अगर नीच का हो जाए तो भी वो प्लेनेट आपके लिए बेनिफिक होता है, क्योंकि ये कलयुग है। हम कलयुग में रह रहे हैं। अगर कोई भी ग्रह अगर नीच का होकर के भी अगर 11वें घर में आपके बैठ जाए तो भी वो ग्रह आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि 11वें घर में कलयुग में वो ग्रह अपने तरीके से आपको देना चाहता है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जिनकी कुंडली में 11वें घर में उच्च का बैठा है और एक दूसरे इंसान की कुंडली में 11वें घर में नीच का ग्रह बैठा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिसकी कुंडली में नीच का प्लेनेट बैठा है वो इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाब है। लेकिन पराशर ऋषि ने 11वें घर के मालिक को, 11वें घर के स्वामी को सबसे ज्यादा पाप ग्रह माना है। सबसे ज्यादा पाप की क्वालिटी जो होती है वो 11वें घर के स्वामी में होती है। इसीलिए 11वें घर का लॉर्ड आपकी कुंडली में जहां पर भी जाएगा, जिस भी भाव में जाएगा, वो उस पर्टिकुलर भाव के किसी एक कंपोनेंट की हानि अवश्य करेगा। ये भी याद रखिए, 11वें घर के स्वामी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगला जो फैक्ट है वो है जो लोग जॉब या फिर बिजनेस करते हैं उनके लिए। देखिए, अगर आप जॉब या बिजनेस कुछ भी करते हैं, देखिए मून आपके जॉब या बिजनेस करने देखने के लिए आपको अपने डिविजनल चार्ट को देखना होता है। वो कौन सा चार्ट है? वो है D10 चार्ट। ठीक है, इसीलिए लेकिन वहां पर जो मून होता है ना, मून मून हर एक कुंडली में आपकी मेंटल पीस को ही दिखाता है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि आपके राशि चार्ट में, D1 चार्ट में मून की पोजीशन अच्छी है, लेकिन D10 चार्ट में यानी कि डिविजनल चार्ट के D10 चार्ट में अगर आपकी मून की कंडीशन ठीक नहीं है, वो अगर एफ्लिक्शन में आ गया है, वो अगर एफ्लिक्शन में आ गया है, फिर खराब तरीके से बैठा है, तो फिर यकीन मानिए वो इंसान जो काम कर रहा है उस काम के अंदर वो इंसान खुश नहीं रह पाएगा। फिर अगला फैक्ट या फिर अगला सूत्र ये है, जैसा कि मैंने कहा कि कलयुग में एग्जॉल्टेड प्लेनेट से ज्यादा डेबिलिटेड प्लेनेट आपको ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर ऊपर से उस डेबिलिटेड प्लेनेट का यानी कि उस नीच ग्रह का अगर नीच भंग हो जाता है तो नीच भंग कैसे होता है उसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल में अपलोड कर दिया है, उसको जाकर के एक बार देख लीजिएगा कि नीच भंग कैसे उस प्लेनेट का होता है। अगला फैक्ट ये है कि हम में से कई सारे लोगों के अंदर ये डाउट रहता है कि जो भी ग्रह 1 डिग्री या फिर 29 डिग्री का प्लेनेट होता है, जो भी प्लेनेट 1 डिग्री या फिर 29 डिग्री का प्लेनेट होता है, क्या उसके अंदर पावर होता है? जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि उसके अंदर सबसे ज्यादा पावर होता है। उसको हम आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह मान सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 29 डिग्री का प्लेनेट है तो ऑटोमेटिकली वो आपका आत्मकारक ग्रह बन जाएगा। अगर 1 डिग्री का प्लेनेट है या फिर उससे भी कम है तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका दाराकारक ग्रह बन जाएगा। इसीलिए अगर 1 डिग्री का प्लेनेट है या फिर 29 डिग्री का प्लेनेट है तो वो ग्रह आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट बन जाता है। अगला सूत्र यह है कि मान लीजिए कि अगर किसी की कुंडली में, मान लीजिए कि अगर किसी की कुंडली में सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो काल कौन है? काल को हम किस प्लेनेट से देखते हैं? सैटर्न से देखते हैं। शनि से हम काल को देखते हैं। और मुक्ति किस प्लेनेट से देखते हैं?
और मुक्ति हम किस प्लेनेट से देखते हैं? मुक्ति हम केतु से देखते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जो कि आपको काल से भी परे ले जा सकता है, यानी कि आपको काल से मुक्ति दिला सकता है। सैटर्न और केतु के कॉम्बिनेशन को देख करके आप डरिएगा नहीं कि ये श्रापित दोष है वगैरह। अगला फैक्ट ये है कि मान लीजिए कि किसी की कुंडली में जुपिटर केतु, यानी कि बृहस्पति और केतु या फिर सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो फिर इसको अंतर ध्यान योगा कहा जाता है। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इंसान को अंतर ध्यान कर देता है कुछ समय के लिए, खुद को बिल्डअप करने के लिए। योर सक्सेस विल बी योर नॉइज, इस योग को आप ऐसे देख सकते हैं। अगला फैक्ट ये है या फिर अगला सूत्र ये है कि पराशर जी ने 3 कुंडलियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। वो है D1 चार्ट यानी कि आपकी राशि चार्ट, उसके बाद D9 चार्ट यानी कि आपका नवांशा चार्ट, उसके बाद है D60 चार्ट यानी कि आपका षष्ठीयांशा चार्ट। इसीलिए D60 चार्ट से भी हम आपकी जिंदगी के हर एक चीज को 100% एक्यूरेसी के साथ उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बस कंडीशन ये है कि आपकी बर्थ जो डिटेल्स है, आपकी बर्थ डिटेल्स वो प्रिसाइसली हमें चाहिए होता है। अगला फैक्ट ये है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन इसको खराब माना जाता है। अब सुनिए, अगर मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन अगर कैप्रिकॉर्न साइन में बन जाए, मंगल अगर शनि का कॉम्बिनेशन अगर कैप्रिकॉर्न साइन में बन जाए यानी कि मकर राशि में बैठ जाए, क्योंकि वहां पर शनि का खुद का घर होता है और मंगल वहां पर आकर के उच्च का हो जाएगा, तो फिर ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए। उसके बाद अगर कुंभ राशि में भी, शनि और मंगल का अगर युति बन जाए तो भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। उसके बाद अगर एरीज साइन में भी, क्योंकि अब आप बोलेंगे कि एरीज साइन में तो शनि आकर के नीच का हो जाता है, तो अगर एरीज साइन में मंगल और शनि आकर के एक साथ बैठ जाए तो हो गया ना यहाँ पर नीच भंग राजयोग। तो जो भी ग्रह नीच भंग राजयोग हो जाता है वो तो अपने आप में ही श्रेष्ठ हो जाता है। और उसके बाद जो है वो है वृश्चिक राशि में अगर शनि और मंगल की युति अगर एक साथ बैठ जाए तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसी सेम कॉन्सेप्ट को आप D9 और D60 चार्ट में भी अप्लाई कीजिएगा। अगला फैक्ट ये है कि अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारा तो इन सब राशियों में नहीं है, मार्स और सैटर्न की युति हमारी कुंडली में बनी है लेकिन इन सब राशियों में नहीं बनी है। कि तो फिर आप ये देखिए कि मार्स और सैटर्न की युति क्या आपकी कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या फिर 11वें भाव में बनी है, तो फिर आप निश्चिंत रहिए कि ये आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएगा। अगला फैक्ट ये है कि आप जो ये मानते हैं ना कि हमारी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, राहु केतु के एक्सेस के अंदर सारे ग्रह आ गए, तो इसका मतलब हमारी कुंडली में तो काल सर्प योग है। देखिए राहु और केतु छाया ग्रह है, तो आप एक योग को योग बता रहे हैं तो उस ग्रह के अंदर आप उस योग को कैसे बता सकते हैं कि जो ग्रह है ही नहीं, जो कि खुद एक साया है, तो आप उस योग को कैसे मान सकते हैं। इसलिए ये मेरी धारणा है कि मैं पर्सनली काल सर्प योग को नहीं मानता हूं। इसीलिए शायद आपको भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि काल सर्प दोष नाम का कोई दोष होता ही नहीं है। अब एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन इंसान को जीवन में जल्दी सक्सेस दे देता है, लेकिन वो शायद परमानेंट ना हो। राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन इंसान को जीवन में जल्दी सक्सेस दे देता है, ऐशो आराम की जिंदगी दे देता है, लेकिन शायद वो परमानेंट ना हो। और दूसरी तरफ जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन, जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन इंसान को जीवन में लेट सक्सेस देता है, लेकिन वो परमानेंट होता है। अगला फैक्ट ये है कि मान लीजिए कि अगर किसी के कुंडली में जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, वो किसी के 7th हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो जाए, या फिर वीनस के साथ यानी कि शुक्र के साथ कंजंक्ट हो जाए, या फिर शुक्र से या फिर 7th हाउस के लॉर्ड से जुपिटर जो है वो केंद्र या फिर त्रिकोण के हाउस में रहे, यानी कि 1, 4, 7 और 10 या फिर 1, 5, 9 के हाउस में रहे, केंद्र या फिर त्रिकोण के हाउस में रहे, तो उनका जो स्पाउस होगा वो बहुत ही स्किलफुल होगा, चार्मिंग होगा, हैंडसम होगा, सुंदर होगा। मतलब सारे आप जो अच्छे अच्छे क्वालिटीज जो आप समझ सकते हैं वो उनमें हो सकता है। और सबसे अहम बात जो है कि ये कॉम्बिनेशन शादी के बाद उस इंसान के जीवन में फॉर्च्यून को लाता है, यानी कि भाग्यशाली बन जाता है शादी के बाद वो इंसान।
अब अगले फैक्ट्स में दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी के राहु से, जहां पर भी आपकी कुंडली में आपका राहु प्लेस्ड है, देखिए कि क्या वहां से वीनस जो है आपका, यानी कि आपका जो शुक्र है, वो क्या वहां से, वो क्या वहां से 4 घर आगे है, वो क्या वहां से 4 घर आगे है, यानी कि राहु से अगर वीनस 4th हाउस में रहे तो फिर ये आपको जिंदगी में हर एक लग्जरी और ऐशो आराम की जिंदगी देने में सक्षम होती है। और अगला फैक्ट जो है वो अब ये देखिए कि क्या वीनस जो है, जो आपका शुक्र है, वो क्या शनि से पंचम घर आगे आकर के बैठा है, शनि से 5 घर आगे आकर के बैठा है, यानी कि पंचम घर से हम किसको देखते हैं, पंचम घर से हम पद को देखते हैं ना, पद प्रतिष्ठा को देखते हैं। इसीलिए अगर शनि से किसी का शुक्र अगर पंचम घर आगे आकर के बैठता है तो वो इंसान अपने जीवन में रिकॉग्निशन, नेम, फेम सब कुछ पाता है अपने वर्क फील्ड में, क्योंकि शनि एक कर्म कारक ग्रह है। तो वो इंसान अपने वर्क फील्ड में रिकॉग्निशन, नेम, फेम, प्रशंसा सब कुछ पाता है अपने वर्क फील्ड में। अगला फैक्ट ये है कि हमारे मन में अक्सर डर रहता है कि जब भी हमारे जीवन में 12th हाउस के लॉर्ड का दशा या फिर अंतरदशा आ जाएगा, या फिर 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या फिर अंतरदशा आ जाएगा, तो फिर ये हमसे बहुत कुछ छीन करके ये हमको बिल्कुल कंगाल बना देगा। नहीं, ये सत्य नहीं है, बल्कि 12th हाउस आपको बनाने के लिए आता है, 12th हाउस आपको मुक्ति दिलाने के लिए आता है। वो चाहे वहां पर कोई ग्रह बैठा हो या फिर 12th हाउस के लॉर्ड स्वयं आकर के आपके जीवन में दशा या फिर अंतरदशा लगाए। 12th हाउस को आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। 12th हाउस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसको भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा। 12th हाउस होता है कि अगर आप सीक्रेटली अगर कोई काम करे, अगर आप सीक्रेटली कोई काम करें उस दशा में, उस पर्टिकुलर दशा में अगर आप सीक्रेटली कोई काम करें, तो ठीक वैसे ही बात है कि बाद में योर सक्सेस विल बी योर नॉइस। लेकिन आपको पहले सीक्रेटली काम करना पड़ेगा। दुनिया के सामने आकर के ढोल बजा करके आपको कोई भी काम शो ऑफ नहीं करना है। यही 12th हाउस आपको सिखाना चाहता है। अगला फैक्ट ये है, ये थोड़ा सा आप लोग पता नहीं इसको कैसे लेंगे। अगला फैक्ट ये है कि मैंने जितना पाया, मैंने जितना देखा है कि अगर किसी का जुपिटर जो बृहस्पति है, वो अगर किसी के कुंडली में सन से यानी कि सूर्य से अगर छठे घर में प्लेस्ड हो, सन से जुपिटर अगर छठे घर में प्लेस्ड हो, ध्यान से समझिएगा, यानी कि षडाष्टक योग बन जाए, जुपिटर से सन अष्टम घर में और सन से जुपिटर छठे घर में अगर प्लेस्ड हो, तो ऐसे इंसान को अपने जीवन में, अपने वर्क प्लेस में, अपने वर्क फील्ड में, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे प्रशंसा पाने में दिक्कत आती है कभी, या फिर अपने टीचर से प्रशंसा पाने में, यानी कि टीचर इनको ज्यादा भाव नहीं देंगे, या फिर ये कहीं ना कहीं खुद को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे टीचर के सामने, दूसरे बच्चों के सामने, ऐसा देखा जाता है अक्सर। अगला फैक्ट ये है कि किसी के कुंडली में अगर आप देख लीजिए कि मार्स जो है, जो मंगल है, वो अगर किसी की कुंडली में 4th हाउस में या फिर 5th हाउस में रहे, तो फिर ये सीरियस हार्ट डैमेज दे सकता है। हार्ट डैमेज का मतलब ये है कि ये इंसान किसी के प्यार में पड़ेगा और वो प्यार शायद इसको ना मिले, या फिर मिल भी जाए तो उसके बाद उनका ब्रेकअप हो जाए, और वो इंसान उस इंसान को जिंदगी भर तक याद रखे। वो इंसान उस इंसान को, जो इंसान इसको छोड़कर चली गई है या फिर चला गया है, वो इंसान उस इंसान को जिंदगी भर तक याद रखे और उसके दिल में वो चुप जाए, वो बातें चुप जाए, वो यादें चुप जाए। तो मार्स 4th हाउस में या फिर 5th हाउस में रहने से ये कंडीशन भी दिखाता है। अगला और लास्ट फैक्ट या फिर सूत्र ये है कि अगर किसी का जुपिटर जो है वो अगर किसी के मरकरी से, अगर किसी का जो जुपिटर है वो अगर किसी के बुध से अगर केंद्र के हाउस में बैठ जाए, यानी कि 1, 4, 7 और 10th हाउस में अगर बैठ जाए, तो फिर वो कॉम्बिनेशन उस इंसान को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। ऐसा इंसान भयंकर लेवल पे इंटेलिजेंट होता है। आप यकीन नहीं मान सकते कि ऐसे इंसान से मैं पर्सनली मिला हुआ हूं। ऐसे इंसान के अंदर कितना ज्यादा ज्ञान होता है, ऐसे इंसान कितना ज्यादा वाइज्ड पर्सन होता है, कितना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये था आज का कुछ ज्योतिषीय फैक्ट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको कृपया ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो